हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज काफ़ी लंबे समय के बाद आपकी और हमारे बीच में बात होगी। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट की थी जिसमें आप लोगों से परीक्षा से संबंधित प्रश्न करने के लिए कहा था और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं एक वीडियो के माध्यम से उनके आंसर देने का प्रयास करूँगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन भी हैं और इतने ज़्यादा क्वेश्चन हैं कि सबका एक ही वीडियो में आंसर दे पाना संभव नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी अधिकतर क्वेश्चंस के आंसर देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो मैं देखिए पहले स्टार्टिंग से क्वेश्चंस लेता हूँ और आपको आंसर करूँगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहले प्रियंका सिंह जी ने क्वेश्चन किया है कि सर टेस्ट सीरीज लगाना कितना बेनिफिट होता है, ये बता दीजिए। तो देखिए मैंने पहले भी ये बात बताई है कि टेस्ट सीरीज क्या है, हम टेस्ट सीरीज क्यों लगाते हैं। हमने जितना अभी तक पढ़ा है उन चीज़ों का हम मूल्यांकन कर पाते हैं, पहली चीज़। दूसरी बात ये है कि हम जो रियल एग्ज़ाम में अपनी क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, हमें कितने क्वेश्चन करने चाहिए, कितने क्वेश्चन नहीं करने चाहिए। हम तुक्का लगाते हैं तो हमारा गलत होता है या सही होता है। ओएमआर भरते वक्त कहीं हम बी का सी तो फिल नहीं कर देते हैं। तो ये छोटी छोटी जो गलतियां हैं, इन गलतियों को आप सुधार पाएंगे टेस्ट सीरीज के माध्यम से। तो टेस्ट सीरीज लगाना बहुत आवश्यक होता है। दूसरी चीज़, आप पढ़ते हुए बहुत सारे सिलेबस के टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आप शायद कवर ना कर पाएँ। तो टेस्ट सीरीज, एक अच्छी टेस्ट सीरीज में उन सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस भी समाहित किए जाते हैं, जिससे कि आप उन टॉपिक्स को भी देख पाएंगे, समझ पाएंगे उस टेस्ट सीरीज में दिए हुए एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। तो टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं आप, जिससे कि आप अपना खुद का इवेल्युएशन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर है कि टेस्ट सीरीज के लगाना कितना बेनिफिट होता है। और फिर कुछ क्वेश्चन है कि कभी कभी सब मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, ये श्वेता चौधरी जी का क्वेश्चन है। और फिर लगता है काम डाउन, ये सब होता है। कभी लगता है प्रिपेयर है, कभी लगता है कुछ भी याद नहीं हो रहा। आई डोंट नो, क्या है ये सब। तो देखिए, इस तरह की चीज़ें अगर आप फील कर रहे हैं तो ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, ये सबके साथ होता है। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, समस्या तब है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सब कुछ याद है, तब समस्या है। भूलना, याद रह जाना, डाउट होना, ये एक हिस्सा है तैयारी का। तो ये हो रहा है तो सामान्य सी बात है, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है एसपी एजुकेशन के नाम से है कोई ये। तो इन्होंने किया है कि सर मैं 3 बार यूपी पीसीएस प्री दे चुका हूँ, सफल नहीं हो पा रहा हूँ। सर मैं पूरी तरह से डीमोटिवेट हो चुका हूँ, समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कैसे मैं अपने को दोबारा जिंदा करूँ। सर कुछ सलाह दीजिए। देखिए, ये आपको खुद सोचना चाहिए कि जब आपने प्रिपरेशन शुरू की थी तो क्या सोचकर आपने तैयारी शुरू की थी। कुछ तो रीज़न रहा होगा। ठीक है, अब आप अगर 3 बार एग्ज़ाम देने के बाद सफल नहीं हुए हैं तो आपको बैठकर एनालाइज करना चाहिए कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जहाँ पर आपकी कमांड अच्छी नहीं है। जीएस में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, सीसेट में आप फेल हो जा रहे हैं, कहाँ पर आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो उसको बेहतर करने की आवश्यकता है। क्या आप अभी तक चीज़ें गलत पढ़ते आ रहे हैं कि आप एग्ज़ाम में गए और आपने एग्ज़ाम में जाकर देखा, आपको लगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए, मैंने तो इतने साल तक तैयारी की है, तो कुछ आपको बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं अभी तक, वो सोर्स आपका ठीक नहीं है। ठीक है, एक ये रीज़न हो सकता है। दूसरा ये भी होता है कि क्वेश्चन आपके सामने हैं, आपको लग रहा है कि आपने पढ़े हैं लेकिन कन्फ्यूज़न है। ठीक है, तो यहाँ पर कमी है रिवीजन की, आपने रिवीजन अच्छे से नहीं किया है। सोर्स आपके ठीक थे
रिवीजन आपने नहीं किया है, तो रिवीजन करने की आवश्यकता है, ठीक है। और खुद आप एनालाइज करिए। तीसरा, और भी अन्य कारण हो सकते हैं, तो डिमोटिवेट होने का तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि जब हमने तैयारी की थी शुरू, तो बीच में तो हम छोड़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, खुद को मोटिवेट रखना है, और आपके लिए खुद ही मोटिवेशन है, कोई दूसरा मोटिवेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, बिल्कुल भी घबराइए मत। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कई सारे अटेम्प्ट देने के बाद में उनका सिलेक्शन होता है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कई सारे प्रीलिम्स दिए, प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई हुआ, ठीक है, और बाद में प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, मेंस क्वालिफाई हुआ, फाइनली सेलेक्ट हो गए एक बार में ही। ऐसे भी बहुत से लोग हैं, ठीक है। तो करते रहिए प्रयास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। हाँ, अच्छा, नाम नहीं पढ़ते हैं किसी का, ना कुछ लोगों के नाम बड़े अटपटे से हैं, समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से लिखे हैं, क्योंकि चैनल के नाम से बन जाता है वो नाम। तो इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर, अगर आरओ एआरओ के लिए घटना चक्र ना पढ़ें, सिर्फ स्टैंडर्ड सोर्स के शॉर्ट नोट्स बनाकर रिवीजन करने से क्लियर हो जाएगा? अच्छा, ये कहा इन्होंने। तो देखिए, घटना चक्र पढ़ने के लिए क्यों बताया जाता है, सबसे पहले इसको जानने की आवश्यकता है। तो देखिए, घटना चक्र को इसलिए कहा जाता है क्योंकि घटना चक्र में पिछले सालों के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका कंपाइलेशन है, वो भी टॉपिक वाइज दिया हुआ है, और साथ में एक्सप्लेनेशन अच्छे से किया होता है। अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो आपने जो सारी चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं, आप उसको एक तो रिवाइज कर पाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप एग्ज़ाम पूछने का जो तरीका है आयोग का, उसको भी समझ पाएंगे, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपने पढ़े नहीं होंगे, उनको आप नोट कर लें, तो उससे आपका जो भी नोट्स हैं वो एनरिच हो जाएंगे, ठीक है। तो वो आपको इसलिए घटना चक्र पढ़नी है। दूसरी चीज़, इन्होंने कहा कि केवल स्टैंडर्ड बुक्स, तो देखिए, स्टैंडर्ड बुक्स तो पढ़नी ही हैं, उनका कोई विकल्प नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल घटना चक्र पढ़नी है, स्टैंडर्ड बुक्स तो आपको पढ़नी ही है, मेन सोर्स तो आपका वही रहेगा। घटना चक्र आपको इसलिए पढ़नी है ताकि आप पिछले सालों के क्वेश्चंस को अच्छे से हैंडल कर पाएं। नेक्स्ट है कि एग्रीकल्चर, सेंसस और करंट अफेयर्स के लिए को कैसे मेमोराइज करें, ठीक है, और सेंसस फैक्ट को टिप्स पर कैसे लेकर आएं। तो ये चीज़ें, ये ही नहीं, कोई भी चीज़ आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको याद रहने की संभावना बनी रहेगी। आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करें, अपना कोई एक फ्रेंड बना लें, अगर कोई दोस्त है आपका जो तैयारी करता है, आपस में एक दूसरे को टॉपिक डिवाइड कर दें सेंसस के लिए, फिर उसको पढ़ें आप, ठीक है। एक दूसरे से पूछें कि भाई, इंडिया का घनत्व कितना है, उत्तर प्रदेश का घनत्व कितना है, सेक्स रेशो कितना है, ठीक है, कहीं पे नगरीकरण क्या है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से बार बार पूछें, तो आपका याद होगा। अगर आपके पास में ऐसा कोई दोस्त नहीं है, तो अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करिए, वीडियो में अपने सामने खुद से पूछिए कि किसी जिले का कितना जनघनत्व है, वहाँ का सेक्स रेशियो क्या है, जनसंख्या क्या है, खुद ही उसका आंसर दीजिए। आप ये भी कर सकते हैं। तो पढ़ाई करने के या याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप लिख के अच्छे से याद कर सकते हैं, वो याद रहेगा आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है। नेक्स्ट है कि एग्रीकल्चर, ट्रेड और कॉमर्स को प्रिपेयर कैसे करें, सोर्स क्या रखें। तो देखिए, एग्रीकल्चर के लिए तो बताया गया है कई बार मैंने, परीक्षा वाणी की बुक आती है पतली सी, ठीक है, उसको आप अच्छे से कर लें, उसके पीछे जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उनको लगा लें, तो आपका यहाँ से हो जाएगा। ओके, और रही बात इससे संबंधित करंट से रिलेटेड जो डेटा होता है, वो आप करंट अफेयर्स की जब मैगजीन पढ़ते हैं वहाँ पे मिल जाता है, तो वहाँ से हो जाएगा। ओके, कृषि और नगरीकरण के टॉपिक को ये मैंने बता दिया, परीक्षा वाणी से करना है। ओके, फिर निबंध पर एक वीडियो बना दीजिए बिल्कुल शुरुआत से। देखिए, निबंध के लिए मैंने बहुत एक्सप्लेन करके, बहुत डिटेल में वीडियो यूट्यूब पर ऑलरेडी बना रखी है, तो आप उसको देखिए, वहाँ से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करना, मैं बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। किसी ने क्या है कि भैया आप अपनी जर्नी का वीडियो ज़रूर बनाएं, लाइक स्ट्रगल स्टडी, ये तो बातें मैं समय समय पर बताता रहता हूँ, ठीक है, और कभी समय मिलेगा तो बताया जाएगा। अभी ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम, है ना, तो एग्ज़ाम को पढ़िए अभी। प्री आर ओ मेंस हिंदी और एस्से के बारे में बताएं। आर ओ मेंस ये तो मैंने बताया है कई बार, आप लोग जो है ना यूट्यूब चैनल पर जो वीडियोस पढ़ी हैं शायद नहीं देखते हैं। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं रहा होगा जो मैंने नहीं बताया है, बहुत अच्छे से डिटेल में बताया कि हिंदी को कैसे पढ़ें,
प्री और मेंस के बीच में संतुलन कैसे बनाएं, केवल मेंस पढ़ना है तो कैसे पढ़ें, अभी किन टॉपिक्स पर हमें फोकस करना है, ये सारी चीज़ें बताई हैं, आप एक बार ध्यान से देखें। ओके, अब आता है क्वेश्चन कि किसी ने पूछा है कि प्रश्न पत्र में कुल अटेम्प्ट में से 40% सही और 60% गलत हो जाते हैं हमारे प्रश्न। घटना चक्र प्लस PYQ हमने पढ़ा है। ओके, अब देखिए आपने केवल घटना चक्र और PYQ पढ़ा है, तब आपके 40% क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। अब 40% क्वेश्चन का क्या मतलब है, जैसे कि आपने 100 क्वेश्चन है अगर, तो 40 ठीक हो रहे हैं, 20 गलत हो गए, वो सॉरी 60 गलत हो गए। अब इस 60 में से आपके नेगेटिव भी होंगे भी और 40 से नीचे चले जाएंगे। आपके सोर्स इनकम्प्लीट है, जो स्टैंडर्ड बुक्स भी कुछ बताई गई हैं उनको भी तो पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि महेश बणवाल बताई है, परीक्षा वाणी बताई है पॉलिटी के लिए, सेलेक्टर्स नोट्स बताए हैं हिस्ट्री के, वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, तभी तो आपके क्वेश्चन और बढ़ेंगे। केवल घटना चक्र PYQ से कैसे हो पाएगा, ये तो केवल पिछले सालों के पेपर ही हुए ना। अब पिछले सालों के पेपर पढ़ के ही आप 40% क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हैं, तो अगर आप सोर्स वगैरह अच्छे से पढ़ पाएंगे तो आपके ज़्यादा क्वेश्चन डेफिनेटली होंगे। आप अपने सोर्स को अच्छा करें। और है सर RO ARO का मेंस इस साल में हो पाएगा या नहीं। देखिए इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि अब ये पहले डेट आया कि एग्ज़ाम कब होगा, शायद जून में होने की संभावना बताई जा रही है। जून में अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो उसके 4 महीने बाद लगभग मेंस भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि सर आपके वीडियो का काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहा था, नए पैटर्न के हिसाब से कुछ मार्गदर्शन मिलेगा, मेरे कुछ प्रश्न हैं। जिस तरह से आयोग ने RO और PCS का पेपर लिया है उस हिसाब से 1 लाइनर क्वेश्चन लगभग खत्म हो गए हैं, 20 से 30 क्वेश्चन मिलेंगे, तो अब कैसे नए पैटर्न पर प्रश्नों को हल करें। कुछ बुक लिस्ट बता दीजिए जिन्हें कैसे पढ़ा जाए कि याद रहे और किस तरह से तैयार किया जाए। घटना चक्र कितनी महत्वपूर्ण है। अच्छा, इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, पहले मैं एक एक करके बताता हूँ कि जो अभी हाल ही में बदले हुए पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नई चीज़ें आ रही हैं, टॉपिक्स वही हैं, सिलेबस वही हैं, तथ्य वही हैं, पूछने का तरीका बदला गया है। अगर आप उन सारे तथ्यों को, उन सारी सूचनाओं को अच्छे से आपने पढ़ा है, अच्छे से आपने लिंक किया है, तो क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन बिल्कुल नया होता है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता होता है, तो ऐसे क्वेश्चन से घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये क्वेश्चंस कंपटीशन नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी को भी नहीं आ रहे होते हैं। घबराहट होती है आसान प्रश्नों से। आपने आसान प्रश्न भी गलत कर दिए, रिपीटेड क्वेश्चन भी गलत कर दिए, तब आप पीछे हो जाएंगे, ठीक है। तो जो सोर्स बताया गया है वही पढ़ना है, चेंज करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। PYQ आपको लगाने ही है, घटना चक्र से आपको पढ़ना ही है, कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, केवल RO पे फोकस है तो हिंदी को बहुत बेहतरीन करें। हर हाल में आपके 58, 59, एटलीस्ट 55 प्लस तो होने ही चाहिए, इससे कम आपके किसी भी हालत में ना हो। बुक लिस्ट के लिए देखो बता ही दिया है, वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं वहाँ से। टेस्ट सीरीज से अगर कट ऑफ ना क्लियर हो पा रही हो तो क्या किया जाए। कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही है तो मैंने भी बताया पीछे, अगर नए क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपके सोर्स खराब हैं, और क्वेश्चंस ऐसे दिख रहे हैं कि आपने पढ़े हैं और कंफ्यूजन के चक्कर में गलत हो रहे हैं, तो आपको रिवीजन करने की आवश्यकता है। ओके, करंट अफेयर्स कब से कहाँ तक और कौन सा सोर्स सही रहेगा। तो देखिए करंट अफेयर्स के लिए मैं हमेशा बताता हूँ, क्रॉनिकल समसमाई की पर मंथ वाली पढ़ते रहा करें। इस इंतजार में ना रहा करें कि एग्जाम आएगा तो हम घटनासार खरीद लेंगे या आय दृष्टि खरीद लेंगे, ठीक है, वो लास्ट में आती है, तो आप लास्ट में उसको कैसे पढ़ पाएंगे। इसलिए हर मंथ अगर पढ़ते रहेंगे आप तो चीज़ें आपके टच में रहेंगी, और जब लास्ट टाइम में घटनासार या आय दृष्टि आएगी उसको उससे पढ़ लेंगे तो आपका करंट अफेयर्स वाला पोर्शन हो जाएगा। एग्जाम जिस समय होना होता है उससे 8-9 महीने पुरानी करंट आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। अब इसमें हो सकता है बहुत से लोग कहें कि PCS का जो पेपर हुआ था अभी, उस पर बहुत पुरानी करंट अफेयर्स पूछी गई थी। बात सही है, क्योंकि पेपर वो शायद पुराना पेपर था और वही पेपर आयोग ने दिसंबर में करा लिया, इसलिए करंट अफेयर्स उसी के समय की थी, पुरानी ही थी, नई करंट अफेयर्स नहीं थी। तो एग्ज़ाम
में पेपर किस समय बना है ये इस पर डिपेंड करता है। अब चूंकि आरओ का एग्जाम तो नए तरह से हो रहा है, नए स्तर से हो रहा है, तो पेपर नए हिसाब से बनेगा। तो पिछले 8-9 महीने करंट अफेयर्स को आप अच्छे से पढ़ें। सर, एक बुक 2 बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ना जैसे जबरदस्ती लगता है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, शायद 2-3 बार से फ्री नहीं हो पा रहा है, एक वजह ये भी है, कोई तरीका बताएं। अंतिम अटेम्प्ट है, लास्ट बॉल पे छक्का लग जाए, नहीं तो मैच बाहर ही है। सर, जब आपको पता है कि आपका ये लास्ट मैच है तो सीधी सी बात है, आपको कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है ये आप खुद सोच सकते हैं। ठीक है, और इंटरेस्ट वाली बात तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए जब आपको पता है कि एक वही चीज़ ऐसी है जो हमें पढ़ने के बाद हमें एक गैजेटेड ऑफिसर बना देगी, नॉर्मल व्यक्ति से गैजेटेड ऑफिसर बना देगी। तो आपको उस चीज़ से आप बोर नहीं होना चाहिए, आपको बोरिंग नहीं होनी चाहिए वो चीज़, उससे आपको प्यार होना चाहिए। उन नोट्स से, उन बुक्स से प्यार करिए जिनको आप पहले पढ़ चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको पढ़िए, जिससे कि वो उनमें जो दी हुई सूचनाएं हैं, जो तथ्य हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपके दिमाग में बैठ जाएं और आप एग्ज़ाम में अच्छा अपना प्रदर्शन कर पाएँ। ठीक है, तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। और किसी ने किया है, सर आई वांट टू नो दैट द प्रीवियस क्वेश्चंस एंड घटना चक्र इज एनफ टू क्लियर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, केवल पीवाईक्यू ही एनफ नहीं है। पीवाईक्यू के लिए आपके अलावा आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी ही पड़ेंगी। ठीक है, तो ये मैंने पीछे बता दिया अभी। मार्च, अप्रैल, मई, इन 3 मंथ में जिन पर विशेष ध्यान देना है, ऐसी चीज़ें बता दें जिससे तैयारी बेहतर हो सके। किन चीज़ों को अवॉइड करना है, सही दिशा क्या होगी 3 महीने की। देखिए, अभी 3 महीने बचे हैं, 3 महीने नहीं है, देखा जाए तो आप लोगों को तो 1 साल हो गया, क्योंकि पिछली बार 11 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था, 11 फरवरी भी निकल गई, 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो समय बहुत अच्छा खासा मिला है। तो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ी होंगी। अब चूंकि 3 महीने का समय बाकी बचा है, तो आप एक तो हिंदी पे सबसे ज़्यादा फोकस करें, हिंदी को बहुत बेहतर कर लें, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें। और दूसरी चीज़, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, ये वाले पोर्शन बहुत अच्छे करें, क्योंकि इन सब्जेक्ट से आसान क्वेश्चन आते हैं और उनको करना आसान ईजी होता है। जबकि हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट जो होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी होता है काफ़ी टफ आ जाते हैं, क्रोनोलॉजी वाले आ जाते हैं, तो अधिकतर लोगों के गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो आप साइंस पर, ज्योग्राफी पर, पॉलिटी पर, इन पे ज़्यादा फोकस करें। बाकी को छोड़ना नहीं है, पढ़ना बाकी को भी है, लेकिन इन पे अच्छे से फोकस करें। अब किसी ने किया है मैसेज कि हाउ टू मैनेज नेक्स्ट पीसीएस 2025 एंड आरओ एआरओ एग्जाम बोथ इंटीग्रेटेड, दोनों को किस तरीके से मैनेज करें। तो अभी आपके सामने पहले आरओ का एग्ज़ाम है, आरओ पे अच्छे से फोकस करिए। ठीक है, पीसीएस भी आपका उसमें इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि वही जीएस का पेपर होता है, सीसेट आपको अलग से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और जब आपका आरओ का एग्ज़ाम हो जाए प्रीलिम्स, उसके बाद आपका कैसा स्कोर रहा है इस पर डिपेंड करेगा कि आपको आरओ मेंस की तैयारी करनी है या फिर पीसीएस मेंस की तैयारी करनी है। ठीक है, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता उसके बारे में, अभी आप आरओ के बारे में ही पढ़ें, आरओ ही पढ़ें, जिससे कि उसका फ़ायदा आपको पीसीएस में मिलेगा ही। ठीक है, आपके प्री में जीएस और हिंदी के मार्क्स कितने थे सर? शायद आपने आरओ के लिए पूछा है। तो देखिए, आरओ की ना तो समीक्षा अधिकारी की कट ऑफ आयोग ने बताई, ना ही मार्क्स किसके कितने थे ये नहीं बताए। मेरे 128-29 मार्क्स थे प्री में, समीक्षा अधिकारी में, जो 2021 वाला हुआ था। हिंदी में मेरे ज़्यादा मार्क्स थे, इसी की वजह से मेरा सिलेक्शन भी हुआ। इसीलिए मैं हिंदी पर हमेशा कहता हूँ कि हिंदी पर फोकस करिए। कितना भी याद कर लें, हिस्ट्री, क्रोनोलॉजी थोड़ी टफ लगती है, लगेगी ही टफ। ठीक है, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बार बार आप याद करें, कहीं पर नोट्स बना के लिख लें, जो चीज़ आप भूल जाते हैं बार बार उसको एक जगह लिख लें, दिन में रोज़ 2-3 बार उसको रिवाइज करें, आराम से याद हो जाएगी। टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करें? ऐसी कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें जिनका एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया हो, ठीक है, चीज़ों को अच्छे से समझाया गया हो। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिए थे वही टेस्ट सीरीज के एक्सप्लेनेशन में भी वही रख दिया स्टेटमेंट, बहुत से टेस्ट सीरीज वाले ऐसा करते हैं। तो आप एक्सप्लेनेशन को अच्छे से देख लें, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज लें। मैं किसी स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज का नाम नहीं बता रहा हूँ। यूरोप और इंडिया पर मैपिंग वीडियो बना दीजिए। हाँ, वैसे मैंने काफ़ी सारी मैपिंग की वीडियोस बनाई थी यूट्यूब पर, यूरोप और इंडिया की रह गई है, तो मैं बनाने का प्रयास करूँगा अगर समय मिलेगा तो। ठीक है, रूटीन सेट नहीं हो पा रहा है,
तो देखिए रूटीन कैसे सेट होगा, आपका क्या है ये आप ही जानते होंगे, मैं तो नहीं बता पाऊंगा इसमें। आपका टाइम कहाँ वेस्ट होता है उसको देखिए और उसको मैनेज करिए, है ना। स्ट्रेस लेवल अपने पीक पर है एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर, उस स्ट्रेस को एग्जाम की प्रिपरेशन पर ले जाओ। ये मत सोचो कि कब होगा एग्जाम, कैसे होगा एग्जाम, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। खुद को मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन होगा ही, आपका नहीं होगा तो किसका होगा, ये मान के चलिए। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है इसमें, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। और ये मानकर अच्छे से और ज़्यादा तैयारी करनी है, ठीक है। बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। सर टीजीटी टीचर और आरओ में कौन सा चुनना सही रहेगा? ऑब्वियसली आरओ सही रहेगा, क्योंकि सम्मान भी है, अच्छी पोस्ट है, सैलरी अच्छी है, आपको अपने लिए भी समय मिलेगा, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, तो मेरे हिसाब से आरओ ठीक रहेगा टीजीटी टीचर में सर, आरओ में। सर नए पैटर्न के अकॉर्डिंग कोई नई बुक्स, वही क्वेश्चन है इसका, मैंने आंसर दे दिया। नई बुक्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हीं को अच्छे से पढ़ना है। सर नमस्ते, हम आपकी वीडियो शुरू से देखते आ रहे हैं, आपको ही फॉलो करते हैं सर, बट इस टाइम न्यू पैटर्न की वजह से कौन सी बुक पढ़ें? बुक पढ़ने की बदलने की आवश्यकता नहीं है, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। जीएस की स्ट्रेटजी ये भी मैंने बता दी है। याद सब कुछ है पर एग्जाम में कन्फ्यूजन बना रहता है। कन्फ्यूजन केवल रिवीजन ना होने की वजह से बनता है। रिवीजन होगा नहीं कन्फ्यूजन होगा, या तो फिर आपने अपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए होंगे जिसकी वजह से आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। शॉर्ट नोट्स बनाएं, अभी भी समय है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख लें। शॉर्ट नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि दोबारा से नई बुक उतार लें। कुछ लोग ऐसा करते हैं, जिस बुक को पढ़ रहे हैं उससे शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और भाई एक नई बुक तैयार कर ली। नहीं, हमें केवल उसमें वो चीज़ें लिखनी है, उन शब्दों को लिखना है जिनको देखते ही हमें मेन चीज़ याद आ जाए, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, जो भूल जाते हैं बार बार उनको लिखिए। एक्यूरेसी को कैसे बढ़ाएं? एक्यूरेसी कम होने का मतलब है आप रिवीजन अच्छे से नहीं किए थे, कन्फ्यूजन के चक्कर में क्वेश्चन गलत हो गया। रिवीजन, इसका आंसर है केवल रिवीजन रिवीजन रिवीजन। जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं उतना रिवीजन करें, ओके। आरओ मोस्ट प्रोबेबली कब तक हो पाएगा, इसके बारे में देखिए मुझे जानकारी नहीं है। जितना आप सब लोगों को पता है, बाकी सोर्स के माध्यम से इतना ही मुझे पता है, शायद जून में होगा। लेकिन आप ये मान के चलें हमेशा कि एग्ज़ाम 1 महीने बाद है। जब आपके दिमाग में ये रहेगा ना कि एग्ज़ाम 1 महीने बाद है, तो आप तैयारी उसी स्पीड से करेंगे। और जब हमारे दिमाग में ये रहता है कि यार एग्ज़ाम जून में होगा, तो हमारा दिमाग थोड़ा स्लो हो जाता है कि चलो ठीक है, आराम से धीरे धीरे तैयारी करते हैं। तो आप 1 महीना मान के हर बार तैयारी करें। 1 महीना तैयारी करेंगे, फिर 1 महीना आपको मिलेगा, फिर और तैयारी करेंगे, फिर 1 महीना और समय मिल जाएगा, और तैयारी करेंगे, अच्छे से आप पढ़ पाएंगे। सर 4 महीने पहले से स्टार्ट किया है आरओ की तैयारी, उतने टाइम में मेरा केवल नोट्स तैयार हुआ है। अब मेरे पास में लगभग 2 महीने हैं, क्या इतने टाइम से रिवीजन करें तो मेरा हो जाएगा? हिंदी मेरी तैयार है, लगभग आरओ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो उसमें मैक्सिमम सही होते हैं, ओके। टेस्ट सीरीज में बहुत कम हिंदी सही होता है, क्या करूं, कैसे तैयारी करूं? देखिए 4 महीने पहले अगर आपने तैयारी शुरू की है तो समय तो बहुत कम है। हिंदी आपने बताया आपकी अच्छी है, अगर आपकी हिंदी 55+ है और आपका जीएस एवरेज है, तो आप ज्योग्राफी, पॉलिटी साइंस, करंट अफेयर्स इन पर अच्छे से फोकस कर लें। आरओ पीसीएस दोनों के पीवाईक्यू अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। इतने समय में आप ये तो ज़रूर कर लें अगर आपने बाकी चीज़ें नहीं की हैं तो। फिर है सर एक वीडियो आरओ 2025 के लिए बना दीजिए, जो एकदम बिगिनर हैं और तैयारी करना चाहते हैं। अभी देखिए आरओ नेक्स्ट वाला कब आएगा कि इसके बारे में कुछ पता नहीं है। वैसे मैंने बुक लिस्ट एक बनाई है आरओ के लिए, ठीक है, तो वो 2025 के लिए भी लागू होती है, आप उसको देख लीजिए। और आप एकदम बिल्कुल बिगिनर हैं, शुरू से तैयारी कर रहे हैं, तो मेरी सलाह है आपके लिए, आप एनसीईआरटी 6 क्लास से 10th तक की ज़रूर पढ़ लें, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, ओके। तो वो आप कर लीजिए, जिससे कि आपको ज़्यादा पढ़ने की, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चीज़ों को आप समझ लेंगे। तो एनसीईआरटी अभी आप पढ़ लीजिए, ओके। फिर है अब निबंध लिखने में शुरुआत ही नहीं कर पा रहा हूँ, टेक्निक बताइए प्लीज़। देखिए निबंध के लिए भी वीडियो बना रखी है मैंने, आप उसको यूट्यूब पर देख लीजिए। आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट करना, मैं बताने का प्रयास करूँगा। रिवीजन पर मैंने बता दिया, जून में कब होगा, होगा नहीं होगा ये भी बता दिया, ओके। फिर किसी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि सर आरओ में टॉप करने की टू द पॉइंट सटीक रणनीति क्या है? अब
देखिए, आरओ में टॉप करने की रणनीति किसी को नहीं पता है। करना क्या है, आप टॉप कर पा रहे होंगे नहीं कर पा रहे होंगे आपको भी नहीं पता है। तो अभी तो हमें कुछ टारगेट फिक्स कर लेने हैं। अभी आपने जो अभी रिजल्ट आया है आरओ का, तो टॉपर्स के कितने मार्क्स रहे हैं आपको वो देखे होंगे, है ना। तो आप एक टारगेट फिक्स करिए कि मुझे जीएस में इतने नंबर लाने हैं, हिंदी में इतने नंबर लाने हैं, एसए में इतने नंबर लाने हैं, और लेटर राइटिंग वाला जो पेपर है उसमें इतने नंबर लाने हैं। वो एक फिक्स करिए आप, मैक्सिमम जितना कर सकते हैं। और अगर आप उतना अचीव कर पाएंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा। ठीक है, 60 में 60 लाइए, हिंदी में नंबर लोग लाते भी हैं, 58 60 इतने नंबर लेकर आइए आप। ठीक है, और 85 से 90 के बीच आप जीएस का अपना टारगेट रखिए। अगर आप इतना करते हैं और एसए वगैरह बाकी चीज़ अच्छी करते हैं तो आप टॉप लिस्ट में बिल्कुल आएंगे। टेस्ट सीरीज बताइए सर, डिमोटिवेशन हो रहा है। बता दिया मैंने टेस्ट सीरीज के बारे में, है ना। और क्या आपने कभी कोई कोचिंग की है? कृपया बिल्कुल सच बताएं, अगर नहीं की है तो इतना मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको? प्लीज़ शेयर योर जर्नी। देखिए, मैंने कोई भी प्राइवेट कोचिंग तो नहीं की है, लेकिन हापुड़ में गवर्नमेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट है एक, वहाँ पर मैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद वहाँ पर गया था। ठीक है, तो मेंस के लिए वहाँ पर रहा था मैं। और लखनऊ में भागीदारी भवन है, मैं वहाँ पर रहा था, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। हापुड़ में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। वहाँ पे एज ए मेंटोर रहते थे सीनियर की तरह। तो जो जूनियर बच्चे होते थे, जो नए बच्चे आते थे तैयारी करने के लिए, उनको कुछ चीज़ें बताई जाती थी, उनको कभी कभी पढ़ाते भी थे। तो पढ़ाने के क्रम में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, खुद सीखने को मिली। मैंने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में भी पढ़ाया है, तो मुझे पढ़ाने का लाभ मिला। इसीलिए मैं हर बार कहता हूँ कि आप लोग जो है डिस्कशन पे ज़्यादा फोकस करें। अगर आप डिस्कस करेंगे तो डिस्कशन करने से चीज़ें याद हो जाती हैं। कुछ आपके मित्र होंगे, उनके साथ बैठकर आप डिस्कशन करें, जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, तो वो सारी चीज़ें जो भी आपने पढ़ी हैं अपने दोस्तों को बताएं, या उन्होंने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उनसे सुने। अगर आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो उससे ये होगा कि रिवीजन आपका बहुत अच्छे से हो पाएगा। क्योंकि जब आप अकेले रिवीजन करते हैं तो अकेले वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं, और दोस्तों के साथ में करेंगे तो एक मोटिवेशन बना रहता है, और ये भी लगता है कि यार इनको याद है, मुझे याद नहीं है, मुझे भी ये पढ़ना है ना। तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, इससे आपका फ़ायदा मिलेगा। और रही बात कोचिंग की, तो वैसे प्राइवेट कोचिंग नहीं की है, गवर्नमेंट कोचिंग में मैं वहाँ पर रहा था। तो रहने का जो लाभ हुआ वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि सबके साथ इंटरेक्शन में रहते थे। बहुत से वहाँ पे और भी स्टूडेंट थे जो काफ़ी तेज़ थे पढ़ने में, उनसे सीखने को चीज़ें मिली। बहुत सी चीज़ें दूसरों को हमसे सीखने को मिली होंगी, हमने बहुत से लोगों से सीखा। तो ये सब जो है ना, एक दूसरे से आदान प्रदान करके बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और घर में रहकर जब तैयारी करते हैं तो उसका नुकसान थोड़ा सा ये होता है कि हमें पता नहीं चलता कि हमारा स्तर क्या है, हम कहाँ पर हैं, हम कितना आगे हैं, कितने लोगों से पीछे हैं। इन सारी चीज़ों का मूल्यांकन नहीं हो पाता है। अब जब आप उन लोगों के बीच में रहते हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो बस यही था। आशा करता हूँ बहुत सारे क्वेश्चन के आपको आंसर मिले होंगे। कुछ लोगों के आंसर मैं नहीं दे पाया हूँ, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी, आधे घंटे की वीडियो हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे, और उसमें मैं बाकी आप लोगों के जो प्रश्न रह गए हैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, जिन लोगों के आज उत्तर नहीं दे पाया हूं उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आगे ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, खुद को मोटिवेट बनाए रखिए। ठीक है, नमस्कार, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।